हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। देश की आजादी के बाद भारत के सामने अब एक ही सबसे बड़ा मुद्दा था, संविधान। और भारत जैसे देश का संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि भारत को एक ऐसा संविधान नहीं चाहिए था जो लोगों की बदलती हुई परिस्थितियों के प्रत्युत्तर में किसी परिवर्तन की अनुमति ना दे, और ना ही ये इतना अधिक लचीला अथवा गतिशील हो कि वो देश के विधायकों, प्रशासकों अथवा न्यायाधिकारियों के हाथों में खिलौना बन जाए। बाद में इसे बनाने के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी का गठन हुआ, जिसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, ए कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सैयद मोहम्मद शहादुल्ला, KM मुंशी, BL मित्तर, DP खैतान थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर इस कमेटी के अध्यक्ष थे। कड़े संघर्षों के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी कमेटी ने इस काम को अंजाम तक पहुंचा दिया। आखिरकार 26 जनवरी 1949 को लागू होने के बाद संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया। अब वो वक्त था जब भारत के पास अपना संविधान था। अब सही मायने में देश आजाद था और भारतीय संविधान किसी संप्रभुता संपन्न देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान बनने का सबसे बड़ा कारण हमें हमारे सभी मौलिक अधिकार नैतिकता के साथ कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा देश का कानून व्यवस्था, देश की अखंडता और एकता को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए भारत को लिखित संविधान की जरूरत पड़ी। अब किसी भी देश में सबसे आवश्यक है कि देश में शांति का माहौल हो, लेकिन सिर्फ शांति के बारे में बात करना पर्याप्त नहीं है, उसमें यकीन भी करना होगा, और सिर्फ यकीन करना पर्याप्त नहीं है, उस पर काम भी करना होगा। तो देश में शांति बनाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 107 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। बता दें कि किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा किसी व्यक्ति को परिशांति बनाए रखने के लिए बंद पत्र बॉन्ड पेपर हेतु आदेश न दिया जाए, इसके लिए उस व्यक्ति से कारण दर्शाने की अपेक्षा करना ही धारा 107 का मूल है। ये धारा CRPC 1973 की धारा है। इस धारा के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि उससे 1 वर्ष की अवधि के लिए बंद पत्र क्यों ना निष्पादित किया जाए। ये अपेक्षा तब की जाएगी जब मजिस्ट्रेट को ये सूचना मिलती है कि वो व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या ऐसी संभावना है कि उसके कार्य से ऐसा हो जाएगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति पर संदेह होना जो आगे किसी अपराध को अंजाम दे सकता है, इसलिए उस व्यक्ति को पहले से ही बोध कराना कि उस व्यक्ति पर अपराध करने का संदेह है। इसके बाद अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चाहे तो उस व्यक्ति से 1 साल तक का बंद पत्र करवा लेता है। अब मुद्दा ये उठता है कि इस कार्यवाही को कैसे किया जाएगा। तो बता दें कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध परिशांति भंग करने की संभावना व्यक्त करते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना दी जाती है, तो CRPC की धारा 107 के तहत कार्यवाही की जाती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट शांति भंग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने पर उसे नोटिस भेजकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहता है कि उसके ऊपर शांति व्यवस्था बनाए रखने पर संदेह क्यों नहीं किया जाए। इस धारा के तहत कार्यवाही कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब तक चलती है जब तक शांति व्यवस्था ज्यों की त्यों या पहले जैसी ना हो जाए। यदि व्यक्ति के व्यवहार से शांति भंग होने की संभावना है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे जमानत सहित बंद पत्र भरवाकर 1 वर्ष की अवधि तक अपने व्यवहार को ठीक रखकर शांति भंग नहीं करने के लिए पाबंद किया जाता है। और जब SDM को धारा 107 के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो मजिस्ट्रेट धारा 111 के अंतर्गत
कार्यवाही शुरू करते हुए उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आरोप दाखिल किया गया है कारण पेश करने हेतु नोटिस जारी करता है। धारा 111 के अंतर्गत शांति भंग करने वाले व्यक्ति को कारण पेश करने के लिए धारा 114 के अंतर्गत वारंट के माध्यम से भी नोटिस दिया जा सकता है। बता दें कि आईपीसी धारा 114 के अंतर्गत जब कभी किसी व्यक्ति पर किसी को बुरी प्रेरणा देकर या बहकाकर किसी कार्य को कराने का अपराध हो तो उस व्यक्ति को इस अपराध के दंडनीय माना जाता है और वारंट जारी करने पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाता है। तब इसकी कार्यवाही शुरू करते हुए धारा 116 के अंतर्गत शांति भंग करने संबंधी सबूतों को प्रस्तुत किया जाता है तथा इसकी कार्यवाही 6 माह के अंदर पूरी करने का प्रयास किया जाता है। 107 और 116 जैसी धाराओं की पेशी वैसे तो अधिकतम 6 माह तक चलाई जा सकती है। इसके बाद आरोपी से फिर गलती नहीं करने का बॉन्ड भराकर केस को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन इन प्रतिबंधात्मक धाराओं में अगर पुलिस आरोपी के खिलाफ शिकायत करती है तो प्रतिबंध की अवधि 6 माह से बढ़कर 2 साल तक की जा सकती है। अगर सीआरपीसी की धारा 107 को ठीक शब्दों में समझा जाए तो ये समाज के नागरिकों के लिए बनी थी ताकि समाज के लोगों को किसी भी छोटी लड़ाई के लिए ज्यादा लंबा केस और कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। इसलिए धारा 107 के जरिए समाज में छोटी मोटी लड़ाइयों का निपटारा जल्द हो सके और समाज में भाईचारा बना रहे। अब इस धारा को विस्तार से समझते हैं। बता दें कि शांति को बनाए रखने के लिए जो कानूनी कार्यवाही की जाती है इसे कलंदरा नोटिस सेक्शन 107, 150 और 151 सीआरपीसी कहते हैं और ये कलंदरा प्रोसीडिंग 2 भागों में डिवाइड है। सबसे पहले बात करते हैं धारा 107 और 150। तो इस धारा में आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता बल्कि उसे नोटिस देकर कोर्ट बुलाया जाता है जहां उसका केस चलता है और इस केस में उस क्षेत्र का एरिया मजिस्ट्रेट या कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस ऑफिसर सीपी हो जिसे शांति बनाए रखने के लिए नियुक्त किया गया हो, अगर इन्हें किसी ऐसे व्यक्ति पर संदेह हो जो शांति बिगाड़ सकते हैं तो उसे नोटिस भेजा जा सकता है। साथ ही उस व्यक्ति से एक बॉन्ड बनवाना जिसमें ये लिखा हो कि वो अगले 1 साल तक शांति को भंग करने का कोई काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं धारा 107 और 151 की। तो इस केस की कार्यवाही उस क्षेत्र के एरिया मजिस्ट्रेट के पास ही चलेगी। साथ ही इस केस में पुलिस चाहे तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है जिसके ऊपर पुलिस को शांति भंग करने का शक हो, लेकिन इसमें पुलिस ऑफिसर 24 घंटों से ज्यादा उस व्यक्ति को अपने पास नहीं रख सकता। ऑफिसर को उस व्यक्ति को एरिया मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। आइए अब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कलंदरा नोटिस सेक्शन 107, 150 और 151 में किन अपराधों के तहत कार्यवाही की जाती है। जैसे किसी भी व्यक्ति द्वारा सड़क में लड़ना जिससे दूसरे व्यक्तियों को परेशानी हो, किसी व्यक्ति द्वारा कहीं सड़क या किसी के घर के बाहर गाली गलौज करना जिससे दूसरे व्यक्तियों को परेशानी हो, किसी महिला को गलत इशारे करना जिससे वो महिला असहज महसूस करे, चुनाव के समय किसी भी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन करना या शांति भंग करने की कोशिश करना, किसी भी तरीके से किसी सरकारी संपत्ति को नष्ट करना या किसी भी प्रकार से सड़कों पर कोई बाधा उत्पन्न करना जिससे कि और लोगों को कोई परेशानी हो, तो इन स्थितियों में कलंदरा नोटिस सेक्शन 107, 150 और 151 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है और इन कार्यवाही में पुलिस का भी योगदान होता है। अगर पुलिस किसी व्यक्ति पर साधारण केस यानी धारा 107 और 150 लगाती है तो पुलिस दोनों व्यक्तियों के खिलाफ केस बनाकर कोर्ट में फाइल कर देती है, जहां उन व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी हो जाता है और कोर्ट में उनका केस चलता है। फिर कोर्ट में इन केस की सुनवाई 6 महीनों तक हो सकती है। फिर आरोपी से 1 पीस बॉन्ड लेकर छोड़ दिया जाता है और यदि कोर्ट चाहे तो इन केसों को 1 साल तक अपने पास
रख सकता है। 1 साल बाद आरोपी अपने आप ही बरी हो जाता है। वहीं अगर पुलिस किसी पर असाधारण केस यानी धारा 107 और 151 लगाती है तो पुलिस शांति भंग करने के संदेह में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट के सामने पेश करती है जहां उसका केस चलता है। इस धारा का केस बेल एबल ऑफेंस में आता है और इसमें बेल उसी वक्त भी मिल सकती है। मतलब अगर आपके पास कोई जमानती भी नहीं है तो कोर्ट आपको पर्सनल बेल बॉन्ड पर छोड़ सकती है, लेकिन ये कोर्ट की खुद की मर्जी होती है, नहीं तो इसकी भी सुनवाई 6 महीने तक हो सकती है और कोर्ट चाहे तो 1 साल तक केस अपने पास रख सकती है और इनसे भी 1 पीस बॉन्ड लेकर छोड़ दिया जाता है। गौरतलब है कि कलंदरा नोटिस सेक्शन 107, 150 और 151 में कोर्ट में केस सिर्फ 6 महीने तक ही चल सकता है। अगर कोर्ट चाहे तो 1 साल तक केस अपने पास रख सकता है, लेकिन 1 साल के बाद कोर्ट किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में पेशी के लिए बाउंड नहीं कर सकती है और अगर कोर्ट ऐसा करती है तो आप इसकी शिकायत सीपी या डीसीपी से या हाई कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी पुलिस द्वारा इन धाराओं का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, जिससे आम जनता को कभी कभी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। आपको बता दें कि एक बार एक वकील द्वारा अपने मुवक्किल के लिए याचिका दायर की गई। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा उनके मुवक्किल पर गलत आरोप लगाया गया है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इसका संज्ञान लिया और फिर जस्टिस एस मुरलीधर और विनोद गोयल की कोर्ट ने भी पाया कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति पर गलत आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अदालतों की रिपोर्ट मंगवाई, जिसमें उन्होंने पाया कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ज्यादातर पुलिस की रिपोर्ट्स पर ही भरोसा कर रहे हैं। साथ ही ये भी खुलासा हुआ कि गिरफ्तार व्यक्ति को इसके अधिकारों के बारे में भी नहीं बताया जाता है। मतलब उस व्यक्ति को ये भी नहीं बताया जाता है कि वो व्यक्ति कोई वकील कर सकता है या अपने रिश्तेदारों को बता सकता है। बाद में ये भी पता चला कि इन केसों में गरीब तबके के लोगों को ही ज्यादातर जेल भेजा जाता है। इसके बाद कोर्ट ने सभी केसों का हवाला देते हुए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार को कुछ निर्देश दिए कि जो इस तरह से हैं कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपनी मौजूदगी में आरोपी व्यक्ति को समझ में आने वाली भाषा में संविधान में दिए गए आर्टिकल 20, 21 और 22 के अधिकारों में बताएगा। बता दें कि ये धाराएं व्यक्ति को उसके स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बताती हैं। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से जरूर पूछेगा कि पुलिस ने उस व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बता दिया है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से ये भी जरूर पूछेगा कि क्या वो व्यक्ति अपने पसंद का कोई वकील करना चाहता है। साथ ही उसे ये भी बताएगा कि अगर वो कोई वकील हायर नहीं कर सकता है तो इसे DLSA की तरफ से उसे मुफ्त में रिमांड एडवोकेट की सुविधा दी जाएगी, जो सारी कार्यवाही के दौरान उसके साथ रहेगा। फिर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस रिमांड एडवोकेट को उस व्यक्ति से बात करने का मौका भी देगा और जिस समय रिमांड एडवोकेट और व्यक्ति की बात हो उस वक्त गिरफ्तार करने वाले पुलिस को उनकी बातें सुनाई ना दे। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस बात का भी ध्यान रखेगा कि रिमांड एडवोकेट DLSA की शर्तों पर काम कर रहा है कि नहीं और उसे गिरफ्तार व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों की जानकारी भी है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर में ये जरूर बताएगा कि इन सभी प्रावधानों का प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद ही किसी की गिरफ्तारी होगी। आपको बता दें कि ऐसे केसों में किसी व्यक्ति की न्यायिक हिरासत 7 दिनों से ज्यादा नहीं हो सकती और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा हर सप्ताह हिरासत को आगे बढ़ाने की समीक्षा की जाएगी। यदि व्यक्ति के पर्सनल बॉन्ड में छोड़े जाने का आदेश है तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इस केस को पेंडिंग रखना पड़ेगा और अगर आदेश के बाद भी 2 दिन तक उस व्यक्ति की रिहाई नहीं हुई तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उस मामले की पूछताछ करने उस व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करनी होगी। वहीं इस केस में कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो जेल अधिकारी उसे बाकी कैदियों के साथ नहीं रखेंगे बल्कि उसे अलग जगह रखा जाएगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार
सरकार को भी ये निर्देश है कि वो DLSA के साथ मिलकर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्टों का सरप्राइज विजिट करेंगे और ऐसा महीने में 1 या 2 बार करना जरूरी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि धारा 107 क्यों लगती है और इसके लगने पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए। वहीं इन धाराओं में लोगों के लिए कौन कौन से अधिकार हैं। CRPC की धारा 107 के बारे में सारी जानकारियां अलग अलग स्रोतों से ली गई हैं। इन सारी जानकारियों का उद्देश्य लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करना और CRPC की धारा 107 को समझाना है। साथ ही इस कंटेंट की कोई भी जानकारी नेट्रिक न्यूज अपनी तरफ से नहीं दे रहा है, बल्कि नेट्रिक न्यूज इन जानकारियों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।